या सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा था, हमने हेलमुथ का स्टोरी देखा था कि कैसे वो ओवरहर्ड कर लेता है अपने पेरेंट्स का कन्वर्सेशन कि दे आर अबाउट टू कमिट सुसाइड, एंड कैसे उसके डैड सुसाइड करते हैं। एंड फिर वो डर के वजह से वो 9 इयर्स तक खाता नहीं है बिकॉज उसे लगता है उसकी मॉम उसे फूड में पॉइजन मिला देगी या समथिंग लाइक दैट। फिर हम लोग ने देखा था कि कैसे हिटलर जो होता है वो लाइमलाइट में आते हैं कि कैसे उन्होंने मतलब उनके क्या प्रॉब्लम्स थे वो सारे हम लोग ने देखे थे कि कैसे उन्होंने लोगों को परेशान किया था, वो सारे क्राइम्स किए थे। फिर उन्होंने क्या बनाया था, एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया था। मिलिट्री ट्रिब्यूनल में क्या था कि सारे लोगों को पनिश करना चाहिए जो पीस के अगेंस्ट, वॉर क्राइम के अगेंस्ट या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लेवल में जो सारे आते हैं वो सारे नाजीज को पनिश करना चाहिए। बट उनके कौन कौन से एक्ट थे, तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा देखा था कि कैसे उन्होंने मास मर्डर किया था, एक जेनोसिडल वॉर किया था। जेनोसिडल वॉर मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का लाइफ ये किया गया हो, पीपल आर किलिंग ऑन लार्ज स्केल। फिर हम लोग ने देखा था कैसे जूस लोगों को मारा गया था, जिप्सीज को मारा गया था, पॉलिश सिविलियंस को मारा गया था, जर्मन्स को मारा गया था। फिर हम लोग ने देखा कि कैसे डिवाइड एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ, या पर उसमें हम लोग ने देखा कि ये जो बना था ट्रिब्यूनल, जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल था, उन्होंने ज्यादा लोगों को पनिश नहीं किया, खाली ऐसे 11 नाजिस को ही पनिश किया, राइट। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोग ने देखा था वेमिनार रिपब्लिक, राइट। वेमिनार रिपब्लिक क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि सारे लोग कहाँ गए थे, वेमिनार करके एक प्लेस थे वहां पे दे वेंट, राइट। और फिर वैसे वेमिनार रिपब्लिक बनता है। अभी वेमिनार रिपब्लिक का बहुत कैसे होता है ये देखो, यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कौन कौन से कंट्रीज थे वो बताया गया था। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिफेक्ट के बाद वहां पे कंट्री का सिचुएशन कैसा था, कि लोगों को एक पार्लियामेंट चाहिए थी, तो वो लोग क्या करते हैं, नेशनल असेंबली बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, वियम्मार में बनाते हैं। फिर वियम्मार सॉरी वेमिनार वेमार में बनाते हैं। ये हम लोग ने देखा ना, बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। फिर वहां पे जाके उनकी फाइनली बनती है, क्या बनती है, एक पार्लियामेंट बनती है, एक गवर्नमेंट बनती है। बट यहाँ पे हम लोग ने देखा था उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जैसे उन्होंने लोगों को बेसिक राइट्स दिए थे, इक्वल वोट्स दिया था, इंक्लूडिंग वुमेन सबको। बट यहाँ पे उनको ज्यादा लोगों के पास से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो हम लोग ने देखा क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, बिकॉज उन्होंने क्या साइन किया था बच्चा, हमारे रिपब्लिक ने क्या साइन किया था जिसके वजह से लोग उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, पीस ट्रिटी, राइट। उन्होंने पीस ट्रिटी साइन की थी, पीस ट्रिटी ऑफ वर्सेल साइन की थी। उसमें क्या था, उसमें कुछ सारे कंडीशंस थे। ये सारे कंडीशंस थे कि जर्मनी को क्या करना पड़ेगा, 1/10 ऑफ पॉपुलेशन देना पड़ेगा, उनकी 13% ऑफ टेरिटरीज देनी पड़ेगी, 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल। ये सारा कंडीशंस हम लोग ने देखा था, राइट। फिर उनको कंपनसेशन का कितना अमाउंट देना था, 6 बिलियन डॉलर्स उनको क्या करना था, एज अ कंपनसेशन अमाउंट देखना था, राइट। फिर उनकी जो रिसोर्स रिच लैंड थी, जो रेने लैंड करके जो उनका प्लेस था, जो रिसोर्सेस के लिए ये था, क्या था, एक्सपोर्ट था। आई कांट अनम्यूट, सो पता नहीं बच्चा, ऐसा तो मैंने कोई ऐसा सेटिंग रखा नहीं। ठीक है, नो इश्यूज, ऐसा कुछ होगा ना, आप ट्राई करते जाना, मे बी थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा, पता नहीं। बस ऐसा तो मैंने कोई सेटिंग रखा नहीं है कि आप लोग ढूंढ रहे हो, पर ठीक है, आप ट्राई करते जाना, ठीक है। फिर ऐसा कुछ हुआ तो आप चैट बॉक्स में भी डालो तो मुझे समझो, ठीक है। मैनी जर्मन्स हेल्प द न्यू वेमार, हाँ फिर क्या हो गया कि सब लोग ये वेमार रिपब्लिक जो था उसको रिस्पॉन्सिबल करा रहे थे। Host is not allowing to unmute. देखो मैं ना यहाँ पे मोर ऑप्शंस है। हम्म, देखो मैंने आस्क टू अनम्यूट किया, अभी आप कर पा रहे हो, देखो एक बार। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, टिक किया है मैंने।
Participants can themselves unmute yourself. Try करो. Is it happening? No. क्या पता बच्चा, सेटिंग तो वैसा कोई नहीं है. ठीक है, चलो नो इश्यूज. आपको कुछ भी होगा ना डाउट तो आप मुझे पूछो, ठीक है. एंड चाहिए तो एक बार नहीं तो ये करो, लीव करके वापस ज्वाइन करो तो शायद हो जाए. या तो इतना सारा हम लोग ने लास्ट सेशन में देखा था. नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ द वॉर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था उसके बाद इफेक्ट क्या था लोगों पे वो हम देखेंगे, ठीक है. द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. ठीक है, कि वॉर हार गए थे तो बहुत अलग अलग टाइप का इम्पैक्ट था. फाइनेंशियली तो था ही क्योंकि आपके उतने पैसे जा रहे थे बराबर. एंड साइकोलॉजिकली भी था. साइकोलॉजिकली क्यों? बिकॉज अभी आपके कंट्री में इकोनॉमी इतना ज्यादा नहीं है तो आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज लेने के पहले सोचना पड़ता है. तो साइकोलॉजिकली तो बहुत प्रॉब्लम था ही, एज वेल एज फाइनेंशियली भी था. अभी समझो आपके और मेरे बीच में वॉर हो रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल, ठीक है. अभी आपके वहां पे आपके कंट्री पे डालने के लिए मैंने बॉम्ब बनाया, मैंने लाखों का बॉम्ब बनाया. अभी वो बॉम्ब तो मैं एक झटके में फेंक दूंगी, भले ही आपके कंट्री के कोई पार्ट्स को उसने डिस्ट्रॉय किया या नहीं किया, बट मेरे लाख रुपए तो चले गए ना वो बॉम्ब बनाने के पीछे. तो वैसे वैसे करके जो सारे इक्विपमेंट्स उन्होंने बनाए थे या जो सारे वेपन्स बनाए थे उनमें उनके लॉसेस हो रहे थे. तो बहुत सारा फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा था लोगों को. From a continent of creditors, Europe turned into one of debtors. और अभी क्या हो रहा था, पहले क्या थी, यूरोप को लोग कैसे माने जाते थे, एज अ क्रेडिटर. कि अगर किसी के पास पैसा नहीं होता था तो यूरोप पैसा देते थे, लाइक लोन पे या लोन के टाइप में या वैसे सारे पैसे देते थे. दे वो क्रेडिटर्स के वन हु गिव पैसा वैसा. बट अब वो क्या हो गए, अब वो डेप्टर्स बन गए थे. डेप्टर्स मतलब क्या, कि जो बेचारे खुद अभी पहले वो देते थे लोगों को, अब उनको लोगों के पास से मांगना पड़ रहा है. तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी यूरोप की. अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट Weimar Republic was being made to pay for the sins of old empire. एंड हम लोग ने तो देखा, लोगों को क्या लग रहा है कि Weimar Republic ने खाली फुकट वो पीस ट्रीटी साइन कर दिया एंड उसके वजह से हमें आज उनका ये सारा जो प्रॉब्लम है, जो उन्होंने जो साइन किया उसमें जो सारे कंडीशंस है वो हमें आज फेस करने हैं. तो लोगों को तो हमारी रिपब्लिक वैसे भी पसंद नहीं आ रहा था. The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. Right? हम लोग ने देखा लास्ट टाइम, हम ऊपर देखा कि कितना compensation पे करना था. 6 बिलियन का पूरा उनको compensation पे करना था उनके पीस ट्रीटी में. राइट? उनको कितने का, 6 बिलियन का पे करना था. तो वही के दे वर फोर्स टू पे द कंपनसेशन. देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कंपनसेशन अमाउंट ऑफ 6 बिलियन रुपीज. तो उनको तो कैसे भी करके यूरोप को तो क्या किया था, फोर्स किया गया था कि भाई आपको तो पे करना ही पड़ेगा वैसे. या Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circle. They were mockingly called as November criminals. This mindset had a major impact on the political development of early 1930s, as we will soon see. And अभी क्या हो रहा था, ये Weimar Republic क्या थी बच्चा, एक पार्लियामेंट थी. राइट? हम लोग ने यहाँ पे देखा कि Weimar Republic क्या थी, एक पार्लियामेंट. यहाँ पे देखो, इट गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज. एंड फिर नेशनल असेंबली बनाई गई थी, वो जो क्या थी, इट वाज नाउ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक पार्लियामेंट्री पार्टी थी. राइट? वीएमआर. तभी क्या हो गया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दोज हु सपोर्टेड द वीएमआर रिपब्लिक. अभी लोगों को वीएमआर रिपब्लिक के ऊपर गुस्सा था, बट ये तो पूरा ये है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके ऊपर तो जाके अटैक नहीं कर सकते थे. तो किनको अटैक करते थे, जो इनके सपोर्टर्स थे, जो वीएमआर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे. कौन थे? सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे. वो लोग को क्या करते
थे लोग उनको पकड़ के मारते थे क्योंकि उनको उनके ऊपर गुस्सा था। तो दे वर इजी टारगेट्स ऑफ अटैक टू द पीपल, क्योंकि उनको लगता था कि इनके वजह से वीएमआर रिपब्लिक बनी, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड आज हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, ये सारे जो सपोर्टर्स थे वीएमआर रिपब्लिक के, उनको लोग इजीली टारगेट करते थे। एंड इनको क्या बोला जाता था बच्चा, नवंबर क्रिमिनल्स के। ये जो लोग थे जिनको ये लोग सपोर्ट करते थे ना वीएमआर रिपब्लिक को, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, उनको क्या बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स। ना अभी आपको एक डाउट आया होगा, क्या डाउट आया कि नवंबर क्रिमिनल्स ही क्यों मैम, कितने सारे मंथ है। तो बच्चा इफ यू रिमेम्बर, ये देखो यहाँ पे ये पीस ट्रीटी जो साइन की थी वीएमआर की, वो कब साइन की गई थी, वो नवंबर में साइन की गई थी। देखो यहाँ पे अगर कहीं पे मेंशन है, वो कहाँ पे साइन की थी, वो नवंबर में साइन की गई थी। एंड इसीलिए क्या बोलते हैं, नवंबर क्रिमिनल्स। समझा बच्चा, व्हाई डू दे कॉल नवंबर क्रिमिनल्स? सोशलिस्ट, Yes, ma'am. कैथलिक्स, हाँ, ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, दैट व्हाट डू यू मीन बाय नवंबर क्रिमिनल्स। So you can write the supporters of Weimar Republic who are socialists, Catholics and Democrats are known as November criminals. Why? Because the Treaty of Versailles was signed, the Peace Treaty of Versailles was signed in November, and therefore the supporters of Weimar Republic are known as November criminals. This mindset had a major impact on the political development of the early 19th, and we will soon see. देखो अभी क्या हो गया था। The First World War left a deep imprint on European society and politics. Soldiers came to be प्लेस्ड अबाउट सिविलियंस। लेकिन अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, हम लोग ने देखा क्या सारा कंडीशन हो गया था, पूरा साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली पूरा प्रॉब्लम में था यूरोपियन सिटी। अभी क्या हो गया, जो सोल्जर्स थे ना, उनको सिविलियन से भी ज्यादा दर्जा दिया जा रहा था, कि सोल्जर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाए। सिविलियंस मतलब क्या, कि जो लोग वहां पे रहते हैं, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गए, बट जो सोल्जर्स थे उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। Politicians and publishers laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। और वहां पे उस टाइम पे जो politicians थे, वो लोग क्या करते थे, जो मेंस होते थे ना, उनको फोर्स करते थे कि आपको क्या होना पड़ेगा, आपको ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा, गुस्सा वाला होना पड़ेगा, वैसा। The media glorified trench life। ओके, नाउ बच्चा, ट्रेंच लाइफ क्या होता है, देखो आप, हम लोग ने ये पहले भी वर्ड देखा था। अगर फोटो मिला ना, मैं देखती हूँ ट्रेंच लाइफ का, तो आपको समझेगा कि ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच यूज बाय सोल्जर्स, सोल्जर्स लोग उसे यूज करते हैं। देखो ऐसे खड्डा जैसा, मैंने लास्ट टाइम एक, हम देखते हैं, देखो ट्रेंच लाइफ मतलब क्या होता है, ऐसे अगर अभी सपोज आपको वॉर करना है, तो ऐसे खड्डा बनाया जाता है, एंड ये खड्डे में है ना सोल्जर्स रहते हैं, यहीं पे उनका सब चीज होता है। एंड जब अगर किसी को अटैक करना होता है, तो ऐसे सामने सामने अटैक नहीं करते, ये सोल्जर्स ऐसे नीचे होते हैं। एंड फिर इनका जो ये ट्रेंच होता है ना, उसके सामने वो क्या करते हैं, ट्रेंच के सामने वो ऐसे तार लगा देंगे या वैसा कुछ लगा देंगे। तो जब सोल्जर ऐसे आएगा सामने से, तो डायरेक्टली उनको ट्रेंच में नहीं फेस करेगा, पहले उनको तार बार को फेस करना पड़ेगा, जब तक इनको आइडिया आ जाएगा कि ओके ठीक है, सामने से कोई आ रहा है, फिर ये लोग फाइट करते थे। समझा बच्चा, एक बेसिक एग्जांपल ट्रेंच किसे बोलते हैं। Yes, ma'am. या तो ये लोग क्या कर रहे थे, अभी सोल्जर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, राइट। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, कि सिविलियन से भी ज्यादा रिस्पेक्ट सोल्जर को दे रहे थे, इसीलिए ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रहे थे मतलब ट्रेंच लाइफ को बढ़ावा दे रहे थे, कि भाई आप ऐसे ही खड्डे बनाते जाओ, ऐसे ही खुद को सुरक्षित रखो, वैसा। The truth, however, was that soldiers lived miserable life in these trenches, trapped with rats feeding on corpses। पर क्या था, ट्रुथ तो अलग ही था, बिकॉज सोल्जर्स लोग थे बेचारे, इतने ही ट्रेंच में रहते थे, इतना सा छोटा सा ही एरिया में रहते थे, उनकी लाइफ कैसे हो गई थी, एकदम मिजरेबल हो गई थी, उन्हें रहने के लिए अच्छे से हो नहीं रहा था वैसे। They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew from conservative
dictatorship that had recently come into being. एंड लोग किसको इम्पोर्टेंस देते थे? अग्रेसिव वॉर को, कि अगर कोई अग्रेसिव वॉर करने को चाह रहा है तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, वैसा मतलब लोगों को सिर्फ अब बदला चाहिए था वीयमार रिपब्लिक से। इतना लोगों के बीच में गुस्सा आ गया था कि लोग बोलते थे अगर कोई अग्रेसिव वॉर करने वाला है तो ही हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, या तो नेशनल ऑनर के लिए कि हमारे देश के लिए अगर कोई अच्छे से बात कर रहा है, हमारे देश के सपोर्ट के लिए बात कर रहा है, तो ही ऐसे लोगों, ये दो एजेंडा से जो लोग आएंगे बस उन्हें ही हम सपोर्ट करेंगे। While popular support grew for conservative dictatorships that had recently come into being, and किसको लोग ज्यादा सपोर्ट करते थे? कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, क्योंकि अभी ये जो वीयमार रिपब्लिक थी वो क्या थी? एक डेमोक्रेसी जैसी थी, बट उन्होंने तो क्या कर दिया? लोगों का पूरा नुकसान कर दिया। इसके लिए अब लोग किसे सपोर्ट कर रहे थे? डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे थे कि कोई एक पर्सन रहेगा एंड हमें रूल करेगा तो वो हमें चलेगा, बट हमें ऐसे वीयमार रिपब्लिक जैसा गवर्नमेंट बॉडी या डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट बॉडी या पार्लियामेंट जैसा सिस्टम नहीं चाहिए। हम डिक्टेटरशिप को फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोगों का माइंडसेट हो गया था। Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar Europe। के हमें पता है डेमोक्रेसी बेस्ट होती है, राइट? हमारे कंट्री में भी वी फॉलो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट होती है, बट वीयमार रिपब्लिक के एक गलत चीज की वजह से क्या होगा? लोगों के अंदर है ना डेमोक्रेसी का आइडिया का एक मीनिंग ही बदल गया। लोगों को लगता था नहीं डेमोक्रेसी मतलब हमारा प्रॉब्लम ही हुआ, तो उसके बदले हमें डिक्टेटरशिप चलेगा, किसी का रूल चलेगा, बट हमें अभी अभी हमें डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करनी। बेस्ट समझा बच्चा ये पैराग्राफ दोनों? Yes, ma'am. ओके, चलो अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। रेडिकल पता है तीन टाइप्स के थे, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रेडिकल्स, उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं क्या है। द बर्थ ऑफ वीयमार रिपब्लिक को incited with the revolutionary uprising of Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। अभी क्या हो रहा था? वीयमार रिपब्लिक को लोग क्या कर रहे थे? अगेंस्ट जा रहे थे। तो वीयमार रिपब्लिक के अगेंस्ट जाने के लिए लोगों ने क्या किया? खुद का एक ये बनाया, खुद का गवर्नमेंट लीग बनाया जिसका नाम क्या था? स्पार्टासिस्ट लीग। तो अभी आप देखो तो पहले सिर्फ वीयमार रिपब्लिक ही थी पिक्चर में, बट अब क्या हो रहा है? एक जगह वीयमार रिपब्लिक है एंड एक जगह क्या है? स्पार्टासिस्ट लीग है। अब स्पार्टासिस्ट लीग का आइडिया क्या है बच्चा? दे फॉलो द बॉल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। ये लोग किसे फॉलो करते हैं? जो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन था इन्हें ये लोग फॉलो करते हैं। इनका आइडिया क्या है? बॉल्शेविक रेवोल्यूशन का। So soviets of workers and sailors were established in many cities. The political atmosphere in Berlin was changed with demands for Soviet-style governance. These opposed to these, such as socialists, Democrats, and Catholics, met in Weimar to give shape to the Democratic Republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps। तो अभी क्या हो गया था देखो कि ये लोग पार्टी में आ रहे थे, ये लोग फोर्थ फ्रंट में आ रहे थे। कौन? स्पार्टासिस्ट लीग फोर्थ फ्रंट में। एक मिनट में इसको ये कर लेती है। वीयमार रिपब्लिक थी और स्पार्टासिस्ट लीग थी। तो स्पार्टासिस्ट लीग अभी पिक्चर में आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया देखो। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चेंज, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे? अभी ये जो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट है उसका डिमांड कर रहे थे, जो वो बॉल्शेविक वाला था उसका डिमांड कर रहे थे। तो उसके अपोज के लिए वीएमआर ने क्या किया? ये जो थे सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथलिक्स, ये कौन थे? वीएमआर के सपोर्टर्स थे, राइट? हम लोग ने यहाँ पे देखा कि वीएमआर के सपोर्टर्स को लोग मारते थे। एंड कौन थे वीएमआर के सपोर्टर्स? यहाँ पे हम लोग ने देखा ना, सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स, इनको लोग
पकड़ के मारते थे। क्यों? बिकॉज ये लोग वीएमआर के सपोर्टर्स थे। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग सब एक साथ में आए एंड इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या था, फ्री कॉप्स। ओके, ये लोग कौन थे, फ्री कॉप्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ये जो बोल्शेविक ग्रुप है, ये जो हमारे सामने ये वाला जो स्पार्टसिस्ट लीग है, उनको आप क्या करो, उनको आप फेस करो। एंड इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, फ्री कॉप्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। See, the Weimar Republic crushed the uprising। ये जो अपराइज हो रहा था वो दूसरे पार्टी का, उसको क्रश करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, फ्री कॉप्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। The anguished Spartacists later founded the Communist Party of Germany। तो वो जो दूसरी टीम थी वो भी कुछ कम नहीं थी, इन्होंने ये जो वियमर रिपब्लिक थे उन्होंने फ्री कॉप्स बनाया। तो वो जो दूसरी ग्रुप थी क्या थी, स्पार्टिसिस्ट, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाया। कि भाई आप अगर फ्री कॉप्स ला रहे हो तो हम भी क्या ला रहे हैं, हम भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ला रहे हैं। तो वैसे दोनों के बीच में फाइटिंग चल रहा था। किसके बीच में, एक साइड थी वियमर रिपब्लिक और एक साइड थी स्पार्टिसिस्ट लीग। वियमर रिपब्लिक ने स्पार्टिसिस्ट लीग को फाइट करने के लिए क्या बनाया, फ्री कॉप्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो स्पार्टिसिस्ट ने क्या किया, उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई। अभी आपने कहावत सुनी होगी कि दो लोग झगड़ते तो उसमें फायदा कौन ले लेता है, तीसरा फायदा उठा लेता है। तो यहाँ पे भी बच्चा वैसा ही कुछ हुआ। देखो, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies। ये जो दो लोग थे, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, मतलब ही क्या, ये जो स्पार्टिसिस्ट और वीएमआर रिपब्लिक थे, ये दोनों इतने जोरदार एनिमीज बन गए and could not make common cause against Hitler। And both revolutionaries and militant nationalists crave for radical solutions। and इनके बीच में फायदा किसने उठा लिया, ये दोनों के वॉर का फायदा किसने उठा लिया, हिटलर ने उठा लिया। अभी क्या फायदा उठाया, कैसे उठाया, वो हम नीचे देखते हैं। बट यहाँ तक समझा बच्चा? Yes, ma'am. हाँ, तो वो जो ये देखो, ये जो दूसरी ग्रुप थी जो स्पार्टिसिस्ट लीग थी, उन्होंने देखो यहाँ पे कैसे रैली निकाली थी। ये पिक्चर वही बताता है that this is a rally which was organized by the radical group which is also known as Spartacist League। In the winter of 1918 to 1919, the streets of Berlin were taken over by the people and political demonstrations became common। इतना सारा पूरा रैली उन्होंने निकाला था। या अब हम आगे देखते हैं। Political political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923। Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold. This depleted gold reserves at a time resources were scarce. And in 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their coal। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या हो गया, हम लोग ने ऊपर देखा ना, ऊपर क्या बताया गया था वीयमर रिपब्लिक के उसमें, कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो कि जो भी लॉसेस हुए आपको वो पे करना पड़ेगा, राइट। ये एक वॉर गिल्ट क्लॉज था, बराबर। इसमें क्या बताया था कि जो सारे वॉर के डैमेजेस हुए वो आपको पे करने पड़ेंगे। याद आया बच्चा, यहाँ पे एक था ये वाला पॉइंट कि जो सारा Yes, प्रॉब्लम ma'am. हुआ है या वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, जर्मनी को बोला था। तभी यहाँ पे वही हुआ, ये कभी बोला गया था। सी व्हेन वाज दिस साइन, दिस ट्रीटी वाज साइन इज 1920। 1920 में ये साइन किया गया था, पीस ट्रीटी। बट अब क्या हो गया, 1920 से लेके 1923, मतलब 3 साल जर्मनी ने वो लॉसेस का जो रिपरेशंस था, उसको क्या बोलते हैं, रिपरेशंस। रिपरेशंस मतलब कि क्या, मेकअप, ये देखो यहाँ पे लिखा है मेकअप फॉर रॉन्ग डन, कि वो जो उनके लॉसेस थे उनका वो पे कर रहा था। 3 इयर्स जर्मनी ने वो वैल्यू उन्हें पे किए, बट अब 3 इयर्स के बाद वो खुद ही रिसोर्सेस का कमी, उनके पास ही रिसोर्सेस नहीं थे, तो वो कहाँ से पे करने वाले थे। यहाँ पे वही लिखा है, देखो। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923।
Germany had fought the war largely on loans and had to pay reparations in gold. ये तो हम लोग ने देखा कि जो सारा लॉस हुआ वो उसे पे करना पड़ रहा था. But this depleted gold reserves at a time resource was scarce. अभी क्या हो रहा था, उनके पास एक तो ऑलरेडी वॉर हार गए थे तो कम पैसा था, उसमें से भी कम पैसे में से भी वो लोग क्या कर रहे थे, ये जो रिपरेशंस थे बाकी कंट्री के उनको वो पे कर रहे थे. तो 3 इयर्स उन्होंने पे किया 1920 से 1923 तक. एंड 1923 में उन्होंने क्या बोला, अभी उन्होंने बोला कि हम नहीं पे करेंगे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. देखो यहाँ पे लिखा है in 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे. ये जो आपका कंपनसेशन है लॉसेस का वो अब हम नहीं पे करेंगे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. तो जो फ्रेंच थी, जो ऑपोजिट साइड जो पार्टी थी, जो फ्रेंच थी, उन्होंने क्या किया, सो फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल. के जर्मनी के पास हम लोग ने देखा उनको कोल भी देना था. देखा वो वाला ये वाला सिचुएशन याद है. देखो यहाँ पे क्या बोला था, 13% ऑफ टेरिटरीज 26% ऑफ कोल. के जो आप कोल कमा रहे बना रहे हो प्रोडक्शन में से, उसमें से 26% आपको देना है, बराबर. उसके बाद क्या क्या, जब इन्होंने मना कर दिया पे करने के लिए, तो फ्रेंच ने कुरूर करके उनका प्लेस था, इंडस्ट्रियल एरिया था किसका, जर्मनी का, जहाँ पे वो लोग कोल बनाते थे. तो इन्होंने पे करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, पे करने के लिए मना कर दिया. तो फ्रेंच ने उनका जो ये प्लेस था रूर जो कोल बनाता था, वो प्लेस को ही अपने अंडर ले लिया. तो अभी जो थोड़ा बहुत कोल भी बनता था अभी वो भी नहीं बनता था. क्यों? बिकॉज ये पूरा फ्रेंच ने ले लिया. समझा ये पॉइंट. सी फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर. जो रूर करके प्लेस था उनका वो फ्रेंच ने ले लिया. वो किसके लिए फेमस था, वो इंडस्ट्रियल एरिया था जो कोल बनाने के लिए जर्मनी का फेमस था. समझा बच्चा इतना. Yes, ma'am. ओके अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा था. जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली. अभी उनको गुस्सा आया कि भाई हमारा आपने प्लेस क्यों ले लिया. तो इन्होंने रिटेलिएट मतलब यू नो रिटेलिएट मतलब एक एक्शन बोल सकते हो, मतलब रिएक्शन दे दिया. जब फ्रेंच ने उनका ले लिया प्लेस, तो उन्होंने रिएक्शन में क्या किया, they started passive resistance and printed paper currency. तो वो क्या करने लगे, उस टाइम पे प्रिंटर्स थे. तो what do they started doing, they started printing currency. अभी एक ऐसा होता है ना, देखो लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, बच्चे बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं उनको डाउट होता है कि हमारे पास प्रिंटर है तो हम जो हमारे नोट्स है वो क्यों नहीं प्रिंट कर सकते. वैसा क्यों नहीं प्रिंट कर सकते, बोलो बच्चा. वी हैव प्रिंटर्स विद अस, राइट. देन व्हाई कांट वी प्रिंट आवर करेंसी. जो हमारा नोट है 10 रुपीज है 100 रुपीज है वो हम क्यों नहीं प्रिंट कर सकते. व्हाट डू यू थिंक, व्हाई कांट वी प्रिंट आवर करेंसी. वी हैव प्रिंटर्स एट आवर होम अवेलेबल है, राइट, प्रिंटर कंट्री में. तो हम क्यों नहीं प्रिंट करते. व्हाट डू यू थिंक. it would be illegal, right, it would be illegal. And क्या होता है पता है, now see, अगर प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया हम लोग ने, नाउ सपोज यू आर गोइंग टू गो इन द यू आर गोइंग टू गो, मतलब आप जा रहे हो मार्केट में फॉर गेटिंग 10 रुपीज का दे रहे हो, सपोज एन एग्जाम्पल, ठीक है. एंड नाउ इफ यू आर ऑल्सो प्रिंटिंग मनी, आई एम ऑल्सो प्रिंटिंग मनी, ठीक है. नाउ दैट इज फॉर 10 रुपीज एंड समझो एक ही अवेलेबल है मार्केट में. सो व्हाट यू विल डू कि आई विल पे यू 20 रुपीज, आप मेरे को ज्यादा दे दो. वैसा 10 रुपीज से मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, आप मुझे दे दो. So even I have printer at my place. I'll say I'll give you 50, मेरे को दे दो. Then you will say I'll give you 100. प्रिंटर है तो आपको प्रिंट ही करते रहोगे, तो वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, राइट. तो 10 रुपीज का ही होगा सामान, बट उसका प्राइस क्या होता जाएगा, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, कि वो जो अमाउंट है, वो जो प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बराबर. तो यहाँ पे वही होगा, देखो. with passive resistance and printed paper currency recklessly. तो जर्मनी को गुस्सा आया तो वो लोग ने क्या किया, उन्होंने पेपर करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया. recklessly is बिना कुछ सोचे समझे, they just started. Now with too much printed money in circulation, the value of the Germany mark fell. कि उसमें क्या होता था कि वो जो प्रोडक्ट का
जर्मनी मार्क बच्चा, मार्क मतलब क्या, अभी जैसे हमारे में रुपीस होते हैं ना, वहां पे मार्क बोलते हैं वैसे। तो जर्मनी रुपीस का वैल्यू फॉल होते गया, राइट, बिकॉज लोगों को पैसों की वैल्यू ही नहीं थी, वो लोग तो बिंदास उसे उड़ा रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि जो जर्मनी का वैल्यू था, लाइक हमारे में कैसे हम रुपीस बोलते थे, वैसे उनका जो जर्मनी मार्क था वो क्या हो गया, उसका वैल्यू फेल हो गया। फेल मतलब क्या, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। And in April, the US dollar was equal to 24,000 marks, and in July, it was 3,53,000 marks, and in August, it was 4 बिलियन तक चला गया, 4 करोड़ 6 लाख 21,000 मार्क्स, ऐसे 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 करके क्या हो रहा था, सी इट वाज इंक्रीजिंग। कब तक गया, द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, के वो जो वैल्यू था मार्क का, वो $1, ना बता, $1 का वैल्यू क्या हो रहा था, इतना बढ़ता जा रहा था, वो बताया जा रहा है यहाँ पे, समझा। तो कैसे प्रिंटेड करेंसी जर्मनी के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। बिकॉज क्या होता है, अभी आप अगर समझो मैं एक ब्रेड भी लेने को जाऊँ, तो वैसे ही अपोजिशन होता था, कोई बोलेगा नहीं 10 रुपीज, कोई बोलेगा 20, वैसे वैसे करके बिलियंस तक जाता था, पर वो वैल्यू क्या थी, एक छोटा सा ब्रेड ही था, समझा आपको। Yes. इन्फ्लेशन, लाइक परफेक्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्लेशन। तो यही यहाँ पे हो रहा था, कि देखो यहाँ पे आगे आएगा परफेक्ट, दैट ये तो इन्फ्लेशन तो नॉर्मल हो गया, बट ये क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन। क्यों, बिकॉज वैल्यू कहाँ तक जा रहा था, इट वाज गोइंग ट्रिलियंस तक जा रहा था सब कुछ। देखो यहाँ पे वही एक फोटो बताया गया है, that basket and carts being loaded at a bank in Berlin with paper currency for wages payment in 1923. The German mark had so little value that vast amount had to be used even for small payments, कि उसका वैल्यू ही इतना बढ़ गया था कि छोटा सा अगर मुझे पेमेंट भी करना था ना, बट उसका अमाउंट क्या था, बढ़ गया था। एंड ऐसे लोग बैग्स और कार्ट्स और बास्केट भर भर के क्या लेके जाते थे, पैसा लेके जाते थे। तो ये एक गलती कर दी जर्मनी ने, रिटेलिएट करके, कि उन्होंने क्या किया, पेपर करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। As the value of the mark collapsed, price of goods soared. The image of Germany carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely published, evoking worldwide sympathy. ठीक है, कि क्या होता था कि वो एक मतलब ऐसे लोग ये देखो यहाँ पे, कैरिंग को कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी, के एक छोटा सा ब्रेड भी लेने जाना पड़ता था ना, तो वो लोग ऐसे बैग भर भर के करेंसी लेके जाते थे। क्यों, जस्ट टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो ये मतलब बहुत बुरी, मतलब बहुत मतलब एकदम गंदी हालत हो गई थी ना, एकदम एकदम बुरी ये मतलब इट वाज अ वर्स्ट सिचुएशन, यू कैन से दैट, यू नो, एंटायर जर्मनी वाज इन अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाई इट लेड टू वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। एंड बाकी के जो सारे कंट्रीज थे, उनको क्या हो गया, उनको उनके ऊपर दया आने लगा, दे स्टार्टेड शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स जर्मनी। And this crisis came to be known as hyperinflation. जैसे बच्चा आपने बोला inflation, perfect word, but since ये money trillions में चला गया, सॉरी ट्रिलियंस में चला गया था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, के एकदम अलग ही लेवल पे वो प्राइजेस उसका बढ़ गया था। जैसे ब्रेड का हम लोग ने देखा कि एक ब्रेड लेने के लिए भी लोगों को ऐसे कार्ट लोड और बास्केट भर के जाते थे वो पैसा लेके ब्रेड लेने के लिए। Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dave's Plan, which revoked the terms of reparation to ease the financial burdens on Germany. And यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, लोगों को दया आने लगी। एंड क्या हुआ बच्चा, the session will get over in 1 minute है, तो kindly rejoin। तो यहाँ पे क्या हो गया कि लोगों को दया आने लगी, एंड फिर अमेरिका आया आगे हेल्प करने के लिए जर्मनी को। एंड उन्होंने क्या बताया, डेव्स प्लान करके इंट्रोड्यूस किया। नाउ व्हाट वाज डेव्स प्लान, वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, मतलब अभी सेशन जो अभी आप वापस ज्वाइन करोगे उस, ठीक है। डिड यू अंडरस्टूड यहाँ तक? Yes.